नमस्कार, खबर भारत 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया और बात करेंगे नवरात्रि के 7वें दिन यानी आज दुर्गा सप्तमी के नाम से भी इस दिन को जाना जाता है। और इस दिन पूजन होगा मां का। 7वें दिन पूजन होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर मां कालरात्रि की हम बात करें, जिनका सप्तमी जो हम कह रहे हैं आज दिवस है, वो दुष्टों का विनाश करने वाली है। कितनी उदास, मुश्किल, बोझिल और थकी थकी सी हो गई जिंदगी तुम्हारे ना होने से। ये इसलिए मैंने लाइन जोड़ दी क्योंकि ये शक्ति को परिभाषित करती हुई लाइन भी है। तो चलिए, स्त्री शक्ति में यानी नारी शक्ति में आज हमने जो प्रभुवाणी के लिए बुला रखा है, यानी देवी पर जो प्रभुवाणी देने आए हैं, वो एक खास मेहमान है जिनकी ये पंक्तियां एक बार फिर से दोहराते हैं कि कितनी उदास, मुश्किल, बोझिल और थकी थकी सी हो गई है जिंदगी तुम्हारे ना होने से। इसे लिखने वाले डॉक्टर जीवन रजक साहब से करते हैं बातचीत। तो चलिए स्वागत करते हैं और बातचीत शुरू करते हैं। बता दें आपको, डॉक्टर जीवन रजक साहब जो कि संयुक्त कलेक्टर हैं, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट जी के विशेष सहायक तो हैं ही, जाने माने कवि और लेखक भी हैं। कि आपने देख ही लिया होगा कितनी गंभीरता है इनकी लेखनी में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो वो जो पंक्तियां मैंने कह दी हैं, और आज जो हमारा संदर्भ है प्रोग्राम का, नारी शक्ति, जो हम स्त्री शक्ति के बारे में बात करने के लिए हमने आपको आमंत्रित किया है। आपने जो प्रिया जी जो पंक्तियां अभी उद्धृत की हैं यहाँ पे, वो किसी और संदर्भ में लिखी गई हैं, लेकिन आपने उनको नारी शक्ति से जोड़ दिया गया है, देवी शक्ति से जोड़ दिया गया है। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया करूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। नवरात्रि का पवित्र त्यौहार चल रहा है, पावन त्यौहार चल रहा है। मुझे लगता है कि नवरात्रि जो हम भारतवर्ष में साल में 2 बार हम उसको मनाते हैं, ये बेसिकली नारी शक्ति या स्त्री शक्ति को मूल रूप से शक्ति का भंडार है, शक्ति का संचय है। उस स्त्री शक्ति से पूरा भारतवर्ष शक्ति ग्रहण करने के लिए, उसके अंतस में शक्ति ग्रहण करने के लिए ये नवरात्रि का पर्व हमें मनाया जाता है। क्योंकि हमारे भारत देश में, हमारी भारत की महान संस्कृति में स्त्रियों को सर्वदा पूजनीय माना गया है, पूजनीय और आराधनीय माना गया। तो वो शक्ति का असीम भंडार है। उनसे शक्ति प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा आराधना हम करते हैं साल में 2 बार भारतवर्ष में। बिल्कुल। अब शक्ति की बात हो रही है और जिस तरह से हमारी रूपरेखा है कार्यक्रम की, स्त्री शक्ति यानी देवी पर बोलने वाली प्रभुवाणी, आपके जीवन की स्त्री शक्तियों पर बात करेंगे, जिसकी शुरुआत माँ के रूप में हो जाती है और फिर वो सिलसिला आगे बढ़ता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। बहन अगर हमारे साथ में नहीं रहती है तो कई बार बाहर भी बने, जिनको हम राखी बहन भी बोलते हैं, उस रूप में भी मिल जाती है स्त्री शक्ति। कुछ सहयोगियों के रूप में, साथी के रूप में मिल जाती है। और जब सफ़र आगे बढ़ता है तो एक समय ऐसा आता है जब जीवन संगनी के रूप में भी वो शक्ति मिल जाती है। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि स्त्री शक्ति जो है मनुष्य के जीवन में हर समय और हर पार्ट में आपको मिलती है। मेरे जीवन में जो सबसे बड़ी अगर स्त्री शक्ति की बात की जाए तो मेरी माता श्री हैं, वो जिन्होंने जीवन में असीम संघर्ष करके, असीम मेहनत करके हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाया है। मेरी माता श्रीमती कलाबाई रजक, उन्होंने ना जाने क्या क्या हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए हमें यहाँ तक पहुँचाया है। मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा। जब हम बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे तब मैं बेसिकली गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। हमारी माताजी दूसरे के खेत में काम करने जाती थी। फसल जब काटते हैं, गेहूँ की फसल जब काटते हैं, तो पहले पैसे नहीं मिलते थे फसल काटने में। फसल काटने में फसल के बदले में आपको फसल ही मिलती थी। आप 16 बंडल काटेंगे तब आपको 1 बंडल आपको प्रोवाइड किया जाता था। तो मेरी मम्मी वो काटती थी, लेके आती थी, उसको फिर वो हाथ से कूटती थी, कूट के फिर वो हाथ वाली चकिया में पीसती थी। पीसने के बाद खाना बनाती थी, दिन भर काम करती थी, फिर शाम को खाना बनाती थी, तब बच्चों को खाना खिलाती थी। इससे ज़्यादा शक्ति क्या हो सकती है किसी भी स्त्री में? तो जो सर्वोच्च शक्ति का केंद्र मेरे अंतस में है, वो मेरी माताश्री से मेरे पास आता है। बहनों का भी इसमें योगदान रहा, और भी जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनका भी रहा। मेरी वाइफ भी एक स्त्री शक्ति के रूप में 11 साल तक हम लोग अभी साथ रहे। तो उनके भी कहीं ना कहीं जीवन में आगे बढ़ने और जीवन में प्रोग्रेस करने की में उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका है।
जी, क्या इसको मैं ऐसे मान सकती हूँ कि जितनी शक्तिशाली माँ वैसे शक्तिशाली ही होती है। मैं सिर्फ़ आपके बिहाफ़ में ये बात रखने चाह रही हूँ और आपके जीवन के अनुभवों से इस बात रख ये अगला सवाल रखने वाली हूँ कि जहाँ पर माएँ इतने परिश्रम से गुज़री हों, उनकी संतानें रज़क साहब जैसी ही होती है। यानी आपका लेखक होना और जब आपकी कलम चले तो उसका असर होना स्वाभाविक है। मैं 2 लाइन से कहूँगा तो ज़रूर। संभवतः आपको उसका जवाब मिल जाएगा। लिखा है एक कविता में कि माँ धरती पर देवों के अवतार जैसी है। वाह! माँ धरती पर देवों के ओके। अवतार जैसी है, अकेली गोद माँ की सारे संसार साथ जैसी जैसी है। है। आहा! और प्रसव की पीड़ा का एहसास कर पाना मुमकिन नहीं, प्रसव की पीड़ा का का एहसास एहसास कर कर पाना पाना मुमकिन मुमकिन नहीं। नहीं। माँ दर्द सहने में सागर के आकार जैसी है, और मेरी लेखनी में साहस नहीं इतना, मेरी लेखनी में साहस साहस नहीं नहीं इतना, इतना। लिख सकूं माँ के ऊपर, माँ अंतरिक्ष के अनंत विस्तार जैसी है। माँ आहा! अंतरिक्ष के अनंत विस्तार जैसी है। क्या बात है। मुझे लगता है बहुत कि ही आपको सारे आपके बिल्कुल सवाल सारे के समुचित जवाब मिल माँ गया से है। जुड़े हुए सवालों के जवाब तो मुझे मिल ही चुके हैं। जी, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे व्यावहारिक सा एक सवाल करना चाहिए। जी। ऐसी कौन-सी बात है आपके आस-पास घूमने वाली उन स्त्री शक्तियों की, मैं अब तमाम रूपों को मैं समेटने वाली हूँ। स्त्री शक्ति के तमाम रूपों को जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और जब हर बार आपकी लेखनी चलती है, किसी भी विषय पर चलती है तो फिर आपको लगता है कि शायद अभी भी कुछ बाकी है, या संपूर्णता जब आप किसी स्त्री को देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि वो कलम संपूर्ण कब हो पाएगी? कलम संपूर्ण हो सकती है? देखिए स्कंद पुराण में कहीं कहा गया है कि अ, एक स्त्री जो है वो मनुष्य को भवसागर से पार कराने का एकमात्र रास्ता है। अर्थात मोक्षदायिनी जो है वो स्त्री है। मैं देखिए बहुत छोटा सा कलमकार हूँ। मैं कोई कवि नहीं हूँ। आपकी जानकारी के दौरान जो भावनाएं आती हैं वो मैं लिखता हूँ। मैं माँ के ऊपर भी लिखा मैंने, और मैं अपनी पत्नी के ऊपर भी मैं लिखा। तो कलम कभी संपूर्ण नहीं हो सकती। हुँ। जो विचार है वो विचार कभी अंत नहीं हो सकता। विचार आपके मस्तिष्क में आएगा, आपकी कलम चलेगी तो वो कभी पूर्ण नहीं हो सकती। कोशिश करता हूँ कि कुछ अच्छा लिखूँ, और प्रेम के संदर्भों को लेके भी मैंने, मेरी एक किताब जो है वो तुम्हारे ना होने से, वो प्रेम के संदर्भ को लेके लिखी गई है। जो जब कोई आपसे बहुत दूर चला जाता है और आपकी बहुत कोशिश करने के बाद भी आपके पास नहीं आता है, तो उस संदर्भों को लेके वो मैंने किताब लिखी गई है, वो भी है। तो कुल मिलाकर प्रिया जी, कलम जो है रुक नहीं सकती। वो जब तक आपके शरीर में प्राण है वो सर्वदा चलती रहेगी, मुझे ऐसा लगता है। अब आपने प्रेम और शरीर जब ये 2 शब्द इस्तेमाल किए तो आप ही ने लिखा है कि प्रेम आत्मा का विषय है, शरीर का नहीं? बिल्कुल निश्चित रूप से प्रेम आत्मा, शरीर का विषय तो हो ही नहीं सकता। शरीर तो शाश्वत है ही नहीं ना। प्रेम हुँ। शाश्वत है, और शाश्वत शरीर नहीं है, शाश्वत आत्मा है जो कभी नहीं मरती। तो हुँ। प्रेम तो अब देखिए ना, हम बहुत सारे प्रेम कहानियों के बारे में पढ़ते हैं जो आज नहीं है, युगों 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 बीत गए उसके लिए, लेकिन वो आज भी शाश्वत है ना। तो हुँ। प्रेम बेसिकली आत्मा का विषय है, बेसिकली एक दर्शन का विषय है। हुँ। शरीर का विषय तो हो ही नहीं सकता। तभी मीरा भी कहती थी कि अपने सिर पे पर्दा कर ले, मैं अबला बौरानी। बिल्कुल सही, ये अनामिका जी ने किसी लेखन में इसका ज़िक्र किया था। तो बिल्कुल सही। बहुत सारी ऐसी पंक्तियाँ हैं जो हम भी पढ़ते हैं और सोचने पर विवश हो जाते हैं कि कैसे लिख लेते होंगे। हम अपने बारे में लिखें, शायद उतने अच्छे से हम अपने आप को चरितार्थ ना कर पाएँ। पर जब पुरुष लिखता है किसी स्त्री के बारे में, आगे मैं आपसे इसको पूरा करने के लिए कहूँगी वाक्य को। देखिए हमारा जो समाज है हुँ। वो कमोबेश, भारतीय समाज की मैं बात करूं, पुरुष प्रधान समाज है। एक सावंतवादी व्यवस्था में लगातार वो युगों युगों से बढ़ता रहा है। हमारे समाज में आज हम देखें तो स्त्री और पुरुष के बीच बड़ी विविधता का दृष्टिकोण पाया जाता है। इसलिए लोग एक नारीवाद शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वस्तु स्थिति, अगर हम पीछे जाएं, हमारे इतिहास में जाएं, तो हमारे सनातन संस्कृति कहती है कि सृष्टि की जो उत्पत्ति हुई, जो 2 हमारे आदि पूर्वज थे, वो मनु और शत्रुपा थे। उन्हीं से पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। अब उन दोनों में कोई भेदभाव नहीं था कि कौन स्त्री और कौन पुरुष है, कोई भेदभाव नहीं था। दोनों समान थे, दोनों सृष्टि की रचना में दोनों का योगदान भी बराबर था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, हमारा समाज परिवर्तित होता रहा, तो हुआ क्या कि पुरुष ने जो है
सो मोटो स्वयंभू खुद को स्त्री से सर्वश्रेष्ठ मान लिया है। ये बहुत ही गलत स्थिति है। मैं एक मेरी कविता है, अगर आप अनुमति दें तो बिल्कुल मैं बिल्कुल उसको बिल्कुल पढ़ूं तो उसमें अनुरोध करूंगी स्त्री मैं। शक्ति का सारांश उसमें आ जाएगा। अगर मैं आप कहें तो मैं उसको जी बिल्कुल, मैं पढ़ता हूँ। बहुत कुछ क्योंकि आपने लिखा हुआ है और उसकी झलक हम पा चुके हैं। जी। कविता कुछ ऐसी है कि दो स्तंभों पे टिका है नश्वर सृष्टि का अस्तित्व और उसका गतिमान चरित्र। दो स्तंभों पर टिका है नश्वर सृष्टि का अस्तित्व और उसका गतिमान चरित्र, एक स्त्री दूसरा पुरुष। दो आदि पूर्वजों में से एक माता थी दूसरा पिता। दो आदि पूर्वजों में से एक माता थी दूसरा पिता, दोनों समान थे, न भेद था न पक्षपात, न कोई छोटा न कोई बड़ा। सृष्टि की रचना में दोनों का योगदान भी बराबर था। सृष्टि की रचना में दोनों का योगदान भी बराबर था। एक ने बीज दिया दूसरे ने रज, तब जाके अंकुरण हुआ जीवन का और आधारशिला रखी गई सृष्टि की। पल्लवित हुआ जीवन का विशाल वृक्ष, असंख्य स्त्री पुरुष बने, तब जाकर पूर्ण हुई सृष्टि की रचना। वाह। आदिम आखेटक खाना बदोश मनुष्य, जैसे जैसे शब्द होता गया। देखिए मनुष्य इस सृष्टि का सबसे बुद्धिमान प्राणी, ऐसा वो कहता है कि मैं इस सृष्टि का सबसे बुद्धिमान प्राणी हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास पूरा फर्टाइल मस्तिष्क है। लेकिन आज हम जिस तरह की सांसारिक गतिविधियां देख रहे हैं, जो मनुष्य है वो पशुता से बुरी स्थिति में आ गया है। मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा कहना चाहता हूँ, उसकी जो हरकतें हैं, उसके जो कृत्य हैं, वो पशुता से बुरी स्थिति में आ गए हैं। तो उसका ये कहना कि मैं सृष्टि का सर्वाधिक बुद्धिमान प्राणी हूँ और विवेकशील प्राणी हूँ, कदाचित प्रासंगिक आज के समाज में नहीं है। तो आदिम आखेटक खाना बदोश मनुष्य, जैसे जैसे शब्द होता गया वैसे वैसे बढ़ती चली गई दोनों के बीच खाई, खत्म हो गई समानता, पैदा होते गए भेद, होने लगा पक्षपात स्त्रियों के साथ। पुरुष स्वयं को समझने लगा श्रेष्ठतर और स्त्रियों को निम्नतर। पुरुष स्वयं को समझने लगा श्रेष्ठतर और स्त्रियों को निम्नतर, बलपूर्वक हत्या कर सकता बन बैठा ठेकेदार, घर का भी और समाज की, घर का भी और समाज का भी। स्त्री के गर्भ से उत्पन्न पुरुष में पैदा हो गया अहंकार, समझने लगा स्वयं को सृष्टि का रचेता, स्वघोषित ब्रह्म की तरह। उसने स्त्री को बना दिया उपभोग की वस्तु, प्रदर्शन का छायाचित्र और काम वासना तृप्ति का साधन। पूरी दुनिया पर पुरुष ने स्थापित कर लिया एकाधिकार और तय कर दिए पैमाने कि स्त्रियां कैसे जिएंगी जीवन। हम आज घर का पुरुष तय करता है कि उसको घर से बाहर जाना है कि नहीं जाना है, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, गलत है। पूरी दुनिया पर पुरुष ने स्थापित कर लिया एकाधिकार और तय कर दिए पैमाने कि स्त्रियां कैसे जिएंगी जीवन। घोषित कर दिया स्त्री को असूचित, घोषित कर दिया स्त्री को असूचित और निषिद्ध कर दिया उसका प्रवेश देवीय स्थानों पर। इस मंदिर में नहीं जाएंगी, इस समय नहीं जाएंगी, उस समय नहीं जाएंगी। मतलब ये पुरुषवादी मानसिकता है, पुरुषवादी सोच है ये। जी। सत्ताधारी बनकर भी संतुष्ट ना हुआ पुरुष, अपितु उसने शुरू कर दिया दमन स्त्रियों का। घर से लेकर सड़कों तक बर्बरता ही बर्बरता, स्त्रियों का हाहाकार, दमन हाहाकार। अब बहुत छोटी सी बात कहूंगा कि बाहरी पुरुष तू धन है, तू ज्ञानी है, बलशाली है, स्त्री तो अबला है, कमजोर है, गुनाह किया है उसने। गुनाह अपनी कोख में तेरी भ्रूण यात्रा पूर्ण करने का, गुनाह अपनी कोख में तेरी भ्रूण यात्रा पूर्ण करने का, गुनाह तेरे अत खुले मुख में वो रोज अमृत उड़ेलने का। क्षमा नहीं किया जाना चाहिए उसे, निसंदेह सजा मिलनी चाहिए। तूने सही किया, तूने सही किया, सिर्फ पितृण चुकाया, पितृपक्ष अपनाया, पितृमोक्ष बनाया और भूल गया मातृण को, और भूल गया मातृऋण को। बहुत ही अभी आपने जो आखिरी की पंक्ति पढ़ी उसमें बहुत सारी चीजें दिमाग में चली गई, बहुत सारी चीजें दिमाग में कौंध गई कि पितृ ऋण मातृ ऋण उतरने की बात बहुत कम सुनने में आती है। पितृमोक्ष जी उसमें मैं मेरा व्यक्तिगत जो सोच ऐसा है कि शास्त्रों में पितृण की व्याख्या की गई है, हाँ। मातृण को नहीं की गई है। मुझे लगता है कि माता का ऋण निसंदेह चुकाया नहीं जा सकता, चाहे देव हो, चाहे दानव हो, चाहे यक्ष हो, चाहे हम मनुष्य हो। कोई भी ऐसा सक्षम व्यक्ति नहीं है, ऐसा सामर्थ्य किसी में भी नहीं है कि जो माता के ऋण को चुका सके। इसलिए कदाचित शास्त्रों में मातृण का उल्लेख नहीं किया गया है। हाँ, अगर ऐसा सोचा जाए तो।
लेकिन जिस तरह से हम बोलते हैं कि कभी कभी जताना बहुत ज़रूरी है, आभार मानना बहुत ज़रूरी है। इस मायने ही इस कार्यक्रम की यही है कि जो अब तक ना बोला गया पुरुष की तरफ से स्त्री के लिए, अपनी स्त्री शक्ति के लिए या तमाम स्त्री शक्ति के लिए जो उसके जीवन में मौजूद हैं या रही हैं उसके जीवन में किसी भी अध्याय में, ये मौका है आभार व्यक्त करने का। एक सवाल करूं आपसे, जब आप ये सब कविताएं, जब आप कविता पढ़ रहे थे तो उसकी एक एक पंक्ति थोड़ा सा पुरुष विरोधी लग रही थी, या ये कहना चाहिए पुरुष के अंतर्मन को जगाने वाली लग रही थी। आप जब ये कविताएं मंच पर पढ़ते होंगे, क्या आपको कभी पुरुषों के कई सवालों से जूझना पड़ता होगा? देखिए, जो कवि होगा और जो पुरुष होगा, हाँ। वो कभी कोई इसके ऊपर कोई टिप्पणी या कोई प्रतिरोध में सवाल नहीं करेगा। अगर जो पुरुष होगा, आप समझिए उस चीज को। हाँ। पुरुष का मतलब ये नहीं है कि वो सत्ताधारी है या स्त्री उसके अधीनस्थ है, नहीं। पुरुष का मतलब ये नहीं है। पुरुष वो व्यक्ति है जिसमें पुरुषार्थ होना चाहिए। पुरुषार्थ पूरे समाज से, पूरे समुदाय से प्रेम करने का, पूरे समुदाय को साथ लेके चलने का है। लेकिन अभी आप देखिए, मैं एक बहुत कड़वी बात बोलूँगा। अभी भोपाल की घटना है, किसी निजी स्कूल के की स्कूल बस में एक ऐसा कृत्य हुआ जो बहुत ही झकझोर देने वाला है। अब आप सोचिए, देवी है वो, हम जिसकी आराधना करते हैं, हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में स्त्री पूजनीय है। छोटी छोटी कन्याओं की हम पूजा करते हैं। तो क्या उस व्यक्ति को मनुष्य कह सकते हैं जो इस घटना में शामिल है? उसको क्या मनुष्य कहा जा सकता है? कभी नहीं। मैं तो कम से कम व्यक्तिगत तौर पर उस व्यक्ति को मनुष्य नहीं करूंगा जिसने एक देवी के साथ अगर उसके ऊपर गलत दृष्टि भी डाली तो उसको कभी मनुष्य नहीं कहा जाएगा। वो मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। तो फिर ये कहा जाए कि जो ऐसे सवाल रखते हैं उससे आप पुरुष तो बहुत दूर की बात, मनुष्य की श्रेणी में भी नहीं आएंगे। नहीं, क्योंकि जिसने तेरा मेरा कर दिया, स्त्री पुरुष कर दिया, वर्गों में बांट दिया, विभाजित कर दिया एक वर्ग को, तो मानकर चलिए कि वो उसके सवाल का जवाब देने के लायक ही नहीं है वो। देखिए, एक बात जी, समझिए। हाँ। इस सृष्टि की जो पूरी विश्व में जो भी आबादी है, उसका 50% स्त्री है, 50% पुरुष है। बराबर की आबादी है। हम कैसे भेदभाव कर सकते हैं? स्त्री पुरुष के साथ कैसे भेदभाव कर सकते हैं? देखिए, शारीरिक संरचना स्त्री पुरुष की ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। जो तो हम उसमें भेदभाव नहीं कर सकते। सृष्टि की रचयिता है वो, सृष्टि की प्रतिपालिका है वो, उत्पादिका है वो। हम उसके साथ कैसे भेदभाव कर सकते हैं? आप जरा चिंतन करिए कि स्त्री के बिना क्या इस सृष्टि की कल्पना की जा सकती है? वो उत्पादिका है, प्रतिपालिका है वो इस सृष्टि की। कैसे कर सकते हैं हम उसकी कल्पना? लेकिन जब तक इतना गहन अध्ययन नहीं किया जाएगा, इतनी गहराई से नहीं सोचा जाएगा, जिस घटना का भी हम जिक्र कर रहे थे, वो शायद थमने वाली नहीं है। क्योंकि अगर मंथन कर लिया तो फिर जरूरत ही नहीं है, मुझे लगता है कि इन सब चीजों की। क्या कहते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है इसके लिए कोई विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ये सामान्य से दृष्टिकोण है भाई। हम मनुष्य हैं, हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारी पत्नी है, वो भी इंसान है, वो भी पुरुष इंसान है हमारी तरह। तो हमसे क्यों भेदभाव करेंगे? इस बातचीत में मुझे कहीं मैंने पढ़ा था, एक खूबसूरत सी लाइन लिखी थी किसी लेखिका ने, और उसने कहा था कि पुरुष बहुत अच्छा फेमिनिस्ट होता है। आप मानते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं होता। और अभी मैं तो ये कहूंगा, फेमिनिस्ट होता ठीक है, लेकिन ये फेमिनिस्ट विचारधारा है क्यों? हाँ, वो हमारी सोच की वजह से है ना। फेमिनिस्ट नारीवाद होना ही नहीं चाहिए ना। क्यों होना है नारीवाद? इस समाज में समानता का अधिकार सबको है, सारी मनुष्य समान होना चाहिए। तो फिर नारीवाद शब्द आया क्यों? होना ही नहीं चाहिए समाज में नारीवाद शब्द। जैसे मेरा एक सोच है कि समाज में वृद्धाश्रम नहीं होना चाहिए। वृद्धाश्रम समाज के लिए अभिशाप है। जरूरी है भाई, कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ पेरेंट्स जिनका कोई नहीं है इस दुनिया में, उनके लिए आवश्यक है। लेकिन मैंने ये महसूस किया है कि कई जगह ऐसा है कि उनके संतानें बहुत ही अच्छी हैं, सफल हैं और रह रही हैं, लेकिन उनके माता पिता वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। तो मेरे हिसाब से समाज में वृद्धाश्रम नहीं होना चाहिए। आवश्यकता नहीं है वृद्धाश्रम की। ये गलत संदेश देते, मुझे ऐसा लगता है। जरूरी है, जिनके कोई नहीं है दुनिया में उनके लिए आवश्यक है, लेकिन समानता ऐसा हो नहीं रहा है समाज में, इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। जी बिल्कुल। वृद्धाश्रम की अपने बात की है तो वो जिक्र करना भी जरूरी है कि तकरीबन 17 लोगों के माता पिता थे उस वृद्धाश्रम में, जहां जाकर और वहां से लौटने के बाद आपने एक पत्र लिखा। क्या था वो पत्र और क्या लिखा था आपने उसमें? देखिए, वो बड़ा ही एक भावनात्मक पत्र था। एक जैसे मैं ये महसूस करूं कि भाई मेरे माता पिता वृद्धाश्रम में रह रहे हैं और मैं एक सरकारी नौकरी में हूं, उसको लेके मैंने एक भावनात्मक पत्र उनके पेरेंट्स को लिखा
और उनको बताया कि सृष्टि में देखिए बिल्कुल ये निसंदेह सत्य है कि माता पिता से बड़ा ना तो कोई ईश्वर है, ना ही कोई तीर्थ है, कुछ भी नहीं है माता पिता से बड़ा। आप दुनिया में अगर आए हैं तो माता पिता की बदौलत आए हैं, उससे बड़ा कोई तीर्थ हो नहीं सकता। तो इसी सब संदर्भों को लेकर मैंने लिखा, तो उसका कुछ सकारात्मक परिणाम भी सामने आए। कुछ लोग अपने माता पिता को वृद्धाश्रम से लेकर घर भी चले गए, ये उसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम है उसके। जी, यानी कि अगर समय समय पर पहल की जाए, क्योंकि देखिए ऐसा तो नहीं कि आपसे पहले कोई वहाँ गया नहीं होगा, या ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ एक ही वृद्धाश्रम होगा, जगह जगह वृद्धाश्रम है। मुझे एक वो बात भी याद आ गई, बहुत सालों पहले की बात है, खूबसूरत सी का लेख था, और उस लेख में ये भी जिक्र किया गया था कि बच्चा बोल रहा है मुझे माता पिता की तलाश है, मुझे माता पिता चाहिए। एक एक्चुअली वो एक अभियान की तरह था, वो कहीं ना कहीं वृद्धाश्रम से जुड़ी हुई वो लाइन भी थी। तो सिर्फ माता पिता को ही औलादें नहीं चाहिए, कई बार औलाद भी खड़ी हो जाती है, और ऐसे माता पिता जो वृद्धाश्रम में रह रहे होते हैं, तो ये उसका संदर्भ था दरअसल कि मुझे भी माता पिता चाहिए। तो इससे पहले भी बहुत से लोग गए होंगे, लेकिन बात वहीं आकर रुक जाती है कि कौन है जो समझता है और कौन है जो पहल करता है, क्योंकि इस वक्त तो वाकई पहल करने की ज़रूरत है। क्योंकि मौन भले ही लिखा गया ज्ञात की तरफ से कि मौन स्त्रियों का आभूषण है, लेकिन इस वक्त तो मौन भी भारी पड़ रहा है। देखिए, स्त्रियों के लिए हमारे साहित्य में और हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा गया है कि उनको कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए। अच्छा भी लिखा गया है, कहीं कहीं बुरे लिखने के संदर्भ भी मिलते हैं। तो ठीक है, लेकिन हम इस समय बदलते वक्त के साथ चल रहे हैं। समुदाय वक्त बदल रहा है, ग्लोबलाइजेशन के दौर में समय परिवर्तित हो रहा है। अब हम पुरातन चीज़ों को लेके आगे नहीं बढ़ सकते। उस स्त्रियों के लिए पुरातन काल में जो लिखा गया होगा वो उस समय की देश काल परिस्थितियों के हिसाब से लिखा गया होगा। आज हम उसको लेके चल नहीं सकते आगे, अब बदल गया। वो हो सकता है उस समय लिखा गया हो जब देश में कानून व्यवस्था नहीं थी, देश में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो स्त्रियों के लिए हानिकारक हो सकती थी। अब वो संदर्भ बदल गए हैं, अब हम उन पुरातन चीज़ों को लेके आगे नहीं बढ़ सकते। हम थोड़ा सा हमें प्रोग्रेसिव होना पड़ेगा, स्त्रियों के प्रति हमारा दृष्टिकोण हमें बदलना पड़ेगा, क्योंकि स्त्री इस सृष्टि की रचयिता है। मैं बार बार एक चीज करूं कि स्त्री सृष्टि की रचयिता है। स्त्री शक्ति आपके संदर्भ में बात कर लेती हूँ, आपसे पूछ लेती हूँ ये सवाल। जब मंच पर आप जाते होंगे कविता पाठ करने के लिए, स्त्रियां भी होती होंगी, कवित्रियां भी होती होंगी, किस कवित्रियां भी होती होंगी आपके साथ? किस तरह की चर्चाएं होती हैं, किस तरह की चर्चाएं आप दो कवियों के बीच में होती है? देखिए, मैं बिल्कुल विभाजन नहीं कर रही हूँ, मैं ये पूछ लेती हूँ दो कवियों के बीच में क्या बात होती होगी? देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि मैं मंचों पे बहुत कम जाता हूँ। अच्छा। कम जाता हूँ, कारण क्या है कि मैं एक लोक सेवक हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, व्यस्तता भरे। इतना बड़ा कवि नहीं हूँ कि मैं प्रोफेशनल तौर से मंचों पर जाऊँ। हाँ, मुझे जहाँ मौका मिलता है मैं जाता हूँ, और सामान्य चर्चा होती है। मतलब चाहे स्त्री पुरुष हो, कवियत्री हो या कवि हो, सामान्य चर्चा होती है। क्योंकि मेरे जीवन में दो पक्ष हैं। एक कवि होने के साथ साथ मैं एक प्रशासनिक अधिकारी हूँ, तो हाँ। कविता से ज्यादा कभी प्रशासन पर चर्चा होती है। तो फिर कैसे प्रशासनिक अधिकारी को लिखने का भी समय कैसे मिलता होगा? देखिए, समय तो निकालना पड़ता है। ये कहना कि हमें समय नहीं मिलता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समय निकालना इसलिए पड़ता है क्योंकि आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो आप जब आप सरकारी नौकरी में आते हैं, रिटायरमेंट तक आप लगातार सरकारी नौकरी करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें आपको जीवन में चार्म के लिए, जीवन में आत्मसंतोष के लिए आपको कम से कम एक शौक अपना रखना पड़ेगा। आप समझिए, कहीं आपकी एक कविता किसी मैगजीन में, किसी अखबार में छप जाती है, तो आपको बड़ा आत्मसंतोष होता है, और आपके अंदर एक नई सामर्थ्य पैदा होती है कि आप और अच्छे से काम को कर पाए, सरकारी काम को भी बहुत अच्छे से और बेहतर ढंग से उसको पूर्ण कर पाए। तो ये कविता की विशेषता है। कविता की विशेषता अनामिका जी की ही लाइन से उठा लेती हूँ कि कविता भी है तो एक स्त्री ही, कोई से सुनता नहीं, सुनता भी है तो समझता नहीं। ऐसा उन्होंने लिखा। कवियों के साथ बड़ी समस्या हो गई है कि कोई उनको सुनना नहीं चाहता। उसमें थोड़ी एक मैं ये भी कहूँगा कि कविता का जो वास्तविक साहित्यिक स्तर है वो मंच की वजह से कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। कदाचित शायद लोग इसलिए ना सुनना चाहते हैं उसको। तो बाकी कविता तो शाश्वत पहले भी थी और शाश्वत आज भी है, और लोग उसको, जो सुनने वाले हैं, जो कविता को समझते हैं, वो उसको सुनते भी हैं और उसको पसंद भी करते हैं। जिस विभाग में आप काम करते हैं, जिस विभाग से आप जुड़े हुए हैं, वहाँ सरकारी भाषाएं चलती हैं सरकारी कामकाज में,
और ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा साहित्यिक पुट होता है, जी थोड़ा सा कहते हैं ना, सोचने का एक दायरा अलग होता है आपका। जी तो सामंजस्य बैठाने वाली बात, समय वाली तो बात मैंने कर ली, समय प्रबंधन। अब बात कर लेती हूँ स्व प्रबंधन वाली, खुद को एक रूप से दूसरे रूप में तुरंत ढाल देना। जी क्या ऐसा होता है कभी कभी लिखते लिखते कोई प्रशासनिक काम याद आ जाता हो और वो लेखनी वहीं छूट जाती हो, या फिर ये कहूँ कि जब आप कवि की भूमिका में होते हैं, लेखक की भूमिका में होते हैं, तो सिर्फ उसी भूमिका को जी रहे होते हैं? देखिए, मैं बचपन से मेरे साथ एक स्थिति रही है कि अगर मैं पढ़ रहा होता था तो मैं सिर्फ पढ़ रहा होता, फिर मुझे कुछ याद नहीं रहता। हम्म। जब मैं काम कर रहा होता हूँ सरकारी, तो मैं सिर्फ काम कर रहा होता हूँ। और हम्म। जब मैं कविता लिख रहा होता हूँ या मैं कुछ और लिख रहा हूँ तो मेरा पूरा चिंतन उसी पर रहता है। हम्म। उससे क्या होता है कि अगर आपने चीज़ों को एक दूसरे के साथ क्लब कर दिया तो हम्म। आपके दोनों काम जितने परफेक्शन के साथ होना चाहिए वो नहीं हो सकते। हम्म। तो जब मैं सरकारी काम करता हूँ तो मैं पूरी निष्ठा के साथ सरकारी काम करता हूँ, और जब मैं फ्री वक्त में लिखता हूँ या पढ़ता हूँ तो मैं वही काम करता हूँ। कविता लिखता हूँ, कविता लिखना तो ऐसा है कि जब मैं अगर कार से जा रहा होता हूँ तो मैं सोचता चला जाता हूँ, और जहाँ मुझे लगता है कि कविता अच्छी कविता है तो मैं कहीं साइड में खड़ी करके 10 मिनट रुकता हूँ और वहाँ कविता लिख लेता हूँ। तो चीज़ों को कभी मिलाना नहीं चाहिए, तो फिर वो दोनों चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। इसलिए एक समय पे एक ही काम किया जाना ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल। क्या प्रोजेक्ट है आपके आने वाले, अगर मैं बात करना चाहूँ तो आने आने वाले समय में हमें और क्या पढ़ने मिल सकता है? क्योंकि कुछ किताबें तो मेरे पास रखी हुई हैं, तुम्हारे ना होने से, एहसास, अंतर्मन, और आप कह रहे हैं कि आप छोटे मोटे कवि हैं। देखिए, लदा हुआ पेड़ झुका हुआ ही होता है, ये मैंने बचपन में ही पढ़ लिया था। देखिए, अभी एक किताब मेरी आ रही है जो प्रोफेशनल किताब है, राज्य प्रशासनिक सेवा के जी। की प्रतियोगी परीक्षा के लिए है। इथिक्स पे एक किताब है, और बस वो 1-2 महीने में वो आ जाएगी। उसके साथ टाटा मैग्रेल के साथ उसका वो हो गया है, एग्रीमेंट हो गया है। एक अब कविता ना लिख के एक गद्य पे मेरी किताब आने वाली है, जो मैं आर्टिकल लिखता हूँ उनका संकलन है वो। जी। दार्शनिक पुट है और आध्यात्मिक पुट है उसमें। जी। तो वो एक किताब आने वाली है, और एक बड़े प्रोजेक्ट पे मेरा काम चल रहा है, वो संभवतः 1-8 साल लगेगा उसको पूरा होने। जी। चलिए, अंतिम सवाल रख लेती हूँ आपसे। इस सवाल को मैं छोटे छोटे 2 सवाल रखूँगी एक्चुअली, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत समय से ये सवाल चल रहा था और मौका मिल गया मुझे सवाल रखने का, वो खासतौर से प्रशासनिक अधिकारी से। अगर आपके ऊपर एक महिला शासक हो, पुरुष क्यों नहीं हजम कर पाता उसको? महिला शासक, मैं सिर्फ आपसे जवाब ले रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ऐसा करते होंगे या आप ऐसा सोचते होंगे। मैं सिर्फ पुरुष वर्ग से इस सवाल का जवाब लेना चाहती हूँ कि वो महिला शासक को क्यों नहीं स्वीकार कर पाते। क्या महिला अच्छी बॉस नहीं हो सकती? नहीं, मुझे लगता है प्रिया जी आपका सवाल ही गलत है। तो फिर सवाल क्या होना चाहिए? ऐसा कदाचित नहीं है कि एक, देखिए, जब सरकारी नौकरी में हम रहते हैं तो वहाँ स्त्री पुरुष नहीं होता। वो उच्चतर अधिकारी होता है, निम्नतर अधिकारी होता है। हम जिसके अधीनस्थ काम करते हैं वो एक सीट होती है, उस सीट के अधीनस्थ काम करते हैं। उस पर कौन बैठा है ये मैटर नहीं करता, स्त्री बैठी है या पुरुष बैठे मैटर नहीं करता, और ना मैटर करना चाहिए। और मेरे ख्याल से प्रशासन में ऐसा है भी नहीं। और प्रशासन से बाहर? प्रशासन से बाहर तो व्यक्तिगत सोच पे डिपेंड करता है, हर आदमी की पर्सनल व्यक्तिगत सोच पे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि भाई पत्नी अगर अच्छी पोस्ट पे है तो पति और अच्छी पोस्ट पे तो उसको हजम नहीं कर पाता। वो उसकी व्यक्तिगत लाइफ है, वो उसकी व्यक्तिगत सोच है, जो उसको सोचना होती है। बाकी ऐसा होना नहीं चाहिए। सरकारी नौकरी में या शासन तंत्र में ऐसा नहीं है। अगर शासन तंत्र में तो भाई स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो आपका बॉस है। बॉस है तो आपको बॉस के अकॉर्डिंग ही बिहेव करना चाहिए, और इस बार को सोचा भी नहीं है। प्रशासन में ऐसा है भी नहीं, बता दूं मैं आपको, प्रशासन में है भी नहीं ऐसा। और एक और चीज मैं बता दूं कि स्त्रियां पुरुषों से ज्यादा अच्छी प्रशासक और ज्यादा अच्छी लोक सेवक हो सकती हैं। उसका कारण है क्योंकि स्त्रियां पुरुषों की तुलना में अधिक संवेदनशील होती हैं, और वर्तमान लोक कल्याणकारी राज्य में ये आवश्यक है कि एक लोक सेवक को, एक प्रशासक को संवेदनशीलता जनता के प्रति, लोगों के प्रति होना बहुत आवश्यक है। संवेदनशीलता अनिवार्य गुण है वर्तमान प्रशासन का, और चूंकि ये गुण स्त्रियों में पुरुषों की तुलना में ज्यादा पाया जाता है, तो इसलिए मुझे लगता है कि स्त्रियां पुरुषों की तुलना में ज्यादा अच्छी प्रशासक हो सकती है। 5 एपिसोड कर चुकी हूँ, 6 या 7वां ये मेरा एपिसोड होगा इस नारी शक्ति का, और आज मैं कह रही हूँ आपकी इन बातों के मद्देनजर, मतलब आज मुझे महसूस हो रहा है, मुझे ये बोलने में, स्क्रीन में बोलने में, कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं स्त्री हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर आने के लिए, और हमारे साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर जी। शुक्रगुजार नहीं है प्रिया जी, ये संसार, हम और सारा पुरुष समुदाय शुक्रगुजार होना चाहिए।
आपका और संपूर्ण स्त्री समुदाय का कि वो है तो हमारा अस्तित्व है। अगर उसका अस्तित्व नहीं होता तो हमारा अस्तित्व होता ही नहीं, ये सृष्टि होते ही नहीं। बहुत वाह, बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर जीवन रजक साहब, जो कि संयुक्त कलेक्टर हैं, और बता चुकी हूँ मैं विशेष सहायक भी हैं जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जी के। और जाते जाते शरद चंद्र जी की इन पंक्तियों से समापन करेंगे कि यदि कहीं कठोर अत्याचार और दुर्व्यवहार के बदले में भी स्नेह और प्रेम हो सकता है तो वो स्त्रियों में हो सकता है। इसी के साथ जय माता दी।